तो भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे 5 वंदे भारत ट्रेनें जिसकी सौगात जो है मध्य प्रदेश को मिली है। आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कई तरह की बातें थी, जिसमें जहां उन्होंने कई सारी टिप्स जो है बूथ कार्यकर्ताओं को दिए, तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो राजनीति में बदलाव आया उसे किस तरह से देखना चाहिए। विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। मैं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संबोधित कर रहे थे तो कई सारी बातें उनके संबोधन में शामिल थी। खास बात यह कि मध्य प्रदेश से आज हुंकार भरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां सीधे तौर पर विपक्ष को घेरते हुए नजर आए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए भव्य कार्यक्रम था आज, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन मध्य प्रदेश में था और मध्य प्रदेश में काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में हो। हालांकि एक रोड शो भी होना था, वो बहुत पहले ही बता दिया गया था कि वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी आपको बता दें शहडोल में भी कार्यक्रम था, उसका भी शेड्यूल चेंज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ा कार्यक्रम था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद थे और चलिए पूरे संबोधन को समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें थी जिनमें कई सारे मंत्र थे तो कई सारे प्रहार। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़े हैं, और भी समझाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन संबोधन को जिनमें कई सारे बिंदु थे जिसे समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि न केवल बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, सीधे तौर पर मंच पर से निशाना भी उन्होंने विपक्ष पर साधा, तुष्टीकरण जैसी बातों को भी बताया उन्होंने और यूसीसी को लेकर भी अपनी बात रखी। मनोज जी कैसे समझाएंगे उनकी बातों को दर्शकों को? बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, लेकिन जो मोटे तौर पर उन्होंने जो बातें कही उससे साफ है कि प्रधानमंत्री ने न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के लिए विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव का भी एक तरह से ऐलान कर दिया। और उन्होंने अपने कोर बिंदुओं पर अपने जो बूथ कार्यकर्ता उनसे बात की है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 3 तलाक का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। पसमानदा मुस्लिमों की उन्होंने बात की है और इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जो चर्चा चल रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी चल रही है, इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया। तो इसके बारे में पहली बार अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री ने बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है और एक घर दो कानून में से नहीं चल सकता। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में जो घटक दलों की बैठक हुई है, जो विपक्षी अलायंस बनने की बात हो रही है, उसको उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। 443 लोकसभा के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने पहली बार है कि डिजिटली संबोधित किया। उनको बारीक टिप्स दिए कि अगर बूथ का जो कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र के जो सक्षम लोग हैं उनके घर से वो बच्चों की किताबें लाकर उस क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचा सकता है। जो प्रधानमंत्री और जो राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके फार्म भरने में आम लोगों की वो मदद कर सकता है। ऐसे छोटे छोटे टिप्स के साथ उन्होंने बताया कि आप नए नए वोटरों के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कैसे उसको पार्टी के पक्ष में बना सकते हो। 3 तलाक का उन्होंने कई बार जिक्र किया और खासतौर से उनकी नजर जो पसमानदा मुस्लिमों के साथ जो मुस्लिम महिला है जिनके बारे में कहा गया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने लगभग 12 से 13% जो वोट मिला है, बीजेपी को शेयर वोट मिला था, उसमें एक बड़ा ही वोटर जो वो महिला थी जो मुस्लिम महिला थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मिस्र यात्रा का भी जिक्र किया है, क्योंकि बीजेपी पे हमेशा कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मिस्र में 90% ज्यादा मुस्लिम है, वहाँ 3 तलाक खत्म हो गया है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश का भी उन्होंने जिक्र किया। तो कहने को भले बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपने वो सारे एजेंडे, अपने वो सारे मुद्दे लोगों के सामने रखे हैं बूथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्योंकि देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर एक कार्यक्रम लाइव किया गया, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर इसका लाइव जो चला है, तो करोड़ों लोगों ने इसको देखा है। तो इसके साथ ही उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि वो बीजेपी के अगला क्या होगा। कि पहले ये था कि 3 तलाक हो गया, धारा से 370 हो गई, राम मंदिर का निर्माण लगभग शुरू हो चुका है और पहली जो मंजिलों कंप्लीट हो गई, जनवरी 24 में उसमें रामलला विराजमान जाएंगे।
तो 2024 के बीजेपी के कोर इशू क्या होंगे, चुनाव का एजेंडा क्या होगा, और 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो हिंदी बेल्ट के तीनों महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहाँ बीजेपी किस मुद्दों को लेकर जाएगी, ये उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया है कि जिसमें कॉमन सिविल कोड की बात की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने बार बार जोर देकर ये कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो मुस्लिम भाई बहनों का भ्रम दूर करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उन्होंने की। इसके साथ ही उन्होंने दोहरी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया कि आखिर ऐसे कैसे चल सकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया कि उभरती भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पे उन्होंने इस सबसे बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही वंदे भारत का उन्होंने जिक्र किया कि इससे सफर तेज होगा, आधुनिक होगा, सुविधा संपन्न होगा। तो कुल मिला के सौगात भी दी और एक एजेंडा भी सेट किया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे 9 साल के जो कार्यक्रम है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश में था तब मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ता के दल में देश बड़ा है और हम ऐसे देश के कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए एक मंगल अवसर है कि वो देश की सेवा में आगे आए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया और ये भी बताया कि आप क्या क्या न कर सकते हैं। तमाम सारे कह सकते हैं कि एक बड़ा सेशन हुआ क्वेश्चन आंसर का, जिसमें बूथ के जो मंडल के बूथ के कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रधानमंत्री से छोटी छोटी चीजों पर टिप्स पर बात की कि कैसे वो फीडबैक ले सकते हैं, कैसे जनता से ज्यादा जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब वो गुजरात में थे तो उनकी पार्टी के जो अखबार निकलते थे उससे पार्टी की लाइन जो थी वो लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ये भी कहा कि हमको कार्यकर्ताओं को ज्यादा ऐसा था काम कैसे करें, कल्याणकारी योजनाओं को सरकार तक कैसे पहुंचाए। तो इसके टिप्स भी प्रधानमंत्री ने अपने नए कार्यकर्ताओं को दिए। बिल्कुल मनोज जी, खास तौर पर मध्य प्रदेश से जो तमाम बातें उन्होंने कही हैं उस पर ज़रूर है कि उन्हें समझा जाए और आप बेहतर तरीके से समझा भी रहे हैं, लेकिन तमाम बातों को उन्होंने रखा जिसको लेकर हम देख रहे थे आजकल चर्चाओं में बड़े रहे। और ये भी कहा जा रहा था कि इस बार यूसीसी का सहारा लेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन टाइम पे ऐसे मुद्दों को उठाते तो उसको भी क्लैरिफाई करने की उन्होंने कोशिश की है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी अपनी बात रखी। इतने सारे कार्यकर्ताओं के बीच वो संबोधित कर रहे थे, देश में तमाम लोग, दुनिया में तमाम लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश से उन्होंने जिस तरीके से अपने संबोधन में तमाम बिंदुओं को रखा है, क्या कुछ खास हो सकता है मध्य प्रदेश से देश के अन्य राज्यों में संदेश और साथ ही उन तमाम राज्यों में भी जहां आने वाले समय पर चुनाव हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जैसे मैंने कहा कि पिछली बार भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री का फोकस जो है पसमानदा मुस्लिमों पर है। मुस्लिमों में ये ऐसी जाति है जो 80% जो मुस्लिम है वो पसमानदा की श्रेणी में आते हैं। यानी जैसे हिंदू धर्म में एक तरह से दलितों की व्यवस्था है, जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ जाता है, ऐसी स्थिति में पसमानदा मुस्लिम जो अशरफ कहलाते हैं वो बड़े उहदों पर हैं, पूरा वो जो पॉलिटिकल पावर उनके पास है, इनके सांसद कम चुने जाते हैं, लेकिन इसको एक केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता है। बीजेपी के खिलाफ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुस्लिम विरोधी होने का आरोप चस्पा करती है। वो पूछती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है, या बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद लोकसभा में क्यों नहीं है। तो इन सारे सवालों के जवाब में बीजेपी असहज हो जाती है। इसलिए बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों पर दाव चलने की बात की, क्योंकि ये समाज का वो पिछड़ा तबका है जिसको प्रधानमंत्री की, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, ये सारी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है और उसके जीवन में बहुत सारा वो एक बड़ा परिवर्तन आया है। और ये उतना कट्टरपंथी नहीं माना जाता है जो बाकी और तबका माना जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगर 2024 के चुनाव में मुस्लिम अगर एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट करने जाता है तो पसमानदा मुस्लिमों के सहारे जिन सीटों पर कांटे की लड़ाई है वह बीजेपी को सफलता मिल सकती है। क्योंकि हाल में हमने देखा था कि कर्नाटक में कि कैसे जेडीएस का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ 5%, बीजेपी का अपना वोट परसेंट 36% इंटेक्ट रहा, लेकिन उस 5% वोट शिफ्ट के कारण कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। ये हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था कि जहाँ कम्युनिस्ट और वामपंथी साथ आए थे, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक मुश्त जो ममता बनर्जी उनके साथ गया, लिहाजा बीजेपी 77 सीटों पर अटक गई और ममता बनर्जी 200 की सीटों से ज्यादा पार हो गई। कई सारे मुस्लिम वही सीटें ऐसी थी जहाँ मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक स्थिति में रहते हैं। उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। और बिहार में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो गया है, कांग्रेस उनके साथ आ गई है, तो 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो बीजेपी को वहाँ अपने पुराना परफॉर्मेंस दोहराना है कि सीटें कम ना हो। महाराष्ट्र की बात करें कि पिछली बार शिवसेना बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन अब शिवसेना में टूट हो गई और शिवसेना कांग्रेस
के साथ खड़ी है और एनसीपी के साथ खड़ी है, महाविकास अघाड़ी। तो बीजेपी को डर है कि वहां उनकी सीटें कम हो सकती है। तो ऐसे में जो पसमानदा मुस्लिम वोटर है वो तो उनके काम साथ आएगा, लेकिन एक और दाव जो प्रधानमंत्री ने चला, कॉमन सिविल कोड की बात की है, क्योंकि मुस्लिमों का भी एक बड़ा तबका ये चाहता है कि वो जो सारी जो परंपरागत बुराइयां सामाजिक, उससे उसको मुक्ति मिले। तो एक दो फायदे हैं कि अगर पसमानदा मुस्लिमों का अगर वोट परसेंट 5-7-10% भी बीजेपी को मिलता है तो वो जो बाकी जगह हार का अंतर है वो कम कर सकता है, या ऐसी सीटें जीत सकता है जहाँ कांटे की लड़ाई है। और इसके साथ ही जब वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार का पोलराइजेशन हमने 2014 में देखा था, 2019 में देखा था, ऐसा हमको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है कि जब कॉमन सिविल कोड पर मसौदा पेश किया जाएगा, राज्य सरकार इस पर काम कर रही है, गोवा में सबसे पहले लागू हो चुका है। हाल ही में हमने देखा है कि जो हिमाचल उत्तराखंड सरकार ने इसके एक ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है, मध्य प्रदेश में भी इसको लागू करने की सुगबुगाहट चल रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के स्तर पर भी और जो दिल्ली के स्तर पर भी, दोनों जगह अगर कॉमन सिविल कोड की तैयारी होती है तो हम हो सकता है वो सीएए और एनआरसी जैसा विरोध भी हमको देखने को मिला, लेकिन वो दोनों स्थितियां बीजेपी को मुफीद रहेगी। अगर पोलराइजेशन होता है तो हिंदुओं का जो वोट बैंक, जो अभी तक हम देखते हैं कई बार वो जातियों बढ़ के वोट करता है कि वो यादव हो जाता है, लोधी हो जाता है, कुर्मी हो जाता है, तो अलग अलग पार्टियों को इसका फायदा मिलता है। लेकिन जब वो हिंदू होकर वोट करता है तो बीजेपी को इसका बम्पर लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर है कि पहले बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 80 में से 73 सीट जीती थी, और बाद में बसपा सपा के गठबंधन के बाद भी बीजेपी 63 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो ये सारे वो इश्यू है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी पैर पसारना चाहती है, तो केरल इसके लिए मुफीद हो सकता है, क्योंकि वहां पर लव जिहाद और तमाम सारी चीजों को लेके पहले से ही जो ईसाई है वहां पे, जो बड़ी कम्युनिटी है, वो नाराज है। बीजेपी ने ईसाइयों से जुड़ा एक संगठन बना रखा है, ईसाइयों को लेकर उन्होंने अपने नए काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम्स हैं उनके बीजेपी अपनी पेट बढ़ा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो उनके कोर एजेंडे हैं तो वो संघ को भी नाराज नहीं करना चाहते। और जो बीजेपी का जो पसंदीदा हार्डकोर हिंदू वोटर है, जो बीजेपी के साथ हमेशा खड़ा रहा है। 1980 में जब बीजेपी बनी थी और जब बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई थी तब भी उसका वोट शेयर 16% था, और आज बीजेपी 37% के आसपास वोट लेके आई और 300 से ज्यादा उसकी सीटें हैं। तो ये भी जो हार्ड हिंदुत्व का जो वोटर है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बीच बीच में जब वो पसमानदा मुस्लिमों की तमाम बातें होती तो वो थोड़ा विचलित होने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको भी साधने का प्रयास किया है, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर जो एक उसका वोटर है बीजेपी का, मिडिल क्लास वोटर जो उसके साथ खड़ा रहा है, वो थोड़ा विचलित होने लगा था। लेकिन महंगाई हम देख रहे हैं कि लगातार कम होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम छोड़ दें, वो भी 1 साल से बढ़े नहीं है। एक आधे दाल की हम बात करते थे, जो खाने का तेल 1 साल पहले 200 रुपए के आसपास पहुंच गया था, वो 100 रुपए के आसपास आ गया। बाकी चीजें भी सस्ती हुई है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि जो उसके जो कोर वोटर है वो उससे सर के। यही कारण है कि बीजेपी वो सारे इश्यू पर बात कर रही है, और बीजेपी के इसमें दोनों हाथ में लड्डू है। अगर इसके खिलाफ सीए एनआरसी ऐसा विरोध प्रदर्शन होता कॉमन सिविल कोड को लेके तो भी बीजेपी फायदे में रहेगी, और अगर इसका विरोध नहीं होता और ये लागू हो जाता है तब भी बीजेपी फायदे में रहेगी। तो बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कुल मिलाकर कि फ्रीबीज है, पसमानदा मुस्लिम है, जो हार्डकोर हिंदू वोटर है, और जो उसका जो स्वर्ण जाति का वोटर है या कहीं मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का वोटर है, वो उसके साथ बना रहे। और विपक्षी दल अगर वो कॉमन सिविल कोड के विरोध में जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो वो दुहाई देते हैं संविधान की, वो खुद चाहते थे कि कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू। और उसके साथ ही उन्होंने उस समय जब 47 में नहीं लागू हो पाया था, 50 तक नहीं लागू हो पाया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सरकारें इसको लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो अपने आप में बीजेपी के लिए सबसे बड़े फेवर का सब्जेक्ट है, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकारों को कॉमन सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने जो बार बार जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश की बात करें, जो लाडली बहला की स्कीम में 1.25 करोड़ महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है उसमें मुस्लिम महिला भी है, जो आवास मिले हैं, ज्वाला गैस कनेक्शन है, तमाम सारी जो स्कीम्स है वो मुस्लिमों को भी मिली, और सबसे ज्यादा उसकी लाभार्थी महिला है। क्योंकि कई हमने देखा कई परिवारों में गरीबी की स्थिति में खाने को नहीं मिल पाता तो महिलाओं को परेशान होना पड़ता है, तो उन महिलाओं को अनाज मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है, और अब उनके पास पैसा भी मिल रहा है सामाजिक सुरक्षा के तहत। तो बीजेपी की रणनीति यही है और मोदी जी की, वो महिला भी अगर परिवार की मर्जी के तहत, अगर मान लो परिवार का मुखिया चाहता है कि बीजेपी की जगह किसी और को वो वोट करें, तो भी ये महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और अगर इनका भी 10-15% शेयर बीजेपी को मिल जाता है
तो बीजेपी जो सोच रही है मध्य प्रदेश में 51% वोट शेयर की बात कर रही है और दिल्ली में तीसरी बार लगातार बहुमत की सरकार बनाना चाह रही है, तो वो सारे मंसूबे बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे और काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सौगातें मध्य प्रदेश को मिली और इसके साथ ही मध्य प्रदेश वो पावर सेंटर बनता हुआ चला जा रहा है, जहां से भारतीय जनता पार्टी यहीं से न केवल 2023 बल्कि 2024 के ओंकार भी भर रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।